ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आपको आपको पता होगा, हमने पहला क्लास लेमीज का लिया था, दूसरा क्लास हमारा सपोर्ट एंड रिएक्शन का था, तीसरा जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट यू नो टॉपिक होगा जो हमको यहाँ पे कवर करना है, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये कोई ऐसा बच्चा है जो मान लो आपने लास्ट टू क्लास नहीं किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा बेसिक्स है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, और ये लास्ट टू क्लास से कोई रिलेटेड भी नहीं है। सो डोंट थिंक कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग लाइक दैट, ओके। चलो, और एक चीज मैंने फिर से बता रहा हूं, जैसे आप लोग जो आंसर भेज रहे हो मुझे लिख के, नाम नहीं भेज रहे हो, हाईलाइटर अभी भी आप लोग यूज नहीं कर रहे हो, तो इस चीज को करो जरा, अभी भी लास्ट टाइम भी आपने यही किया था, तो इसे इंप्रूव करो। चलो, मुझे बताओ, आज फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। क्या होता है ये फ्रिक्शन? व्हाट यू थिंक, क्या होता है फ्रिक्शन? बताओ, फ्रिक्शन क्या होता है दोस्त, आप लोग बताइए। हेलो। मूवमेंट का रेसिस्टेंस होता है, ओके फाइन। और आप लोग बताओ ऑनलाइन में क्या होता है फ्रिक्शन, क्या लगता है हेलो। आपको? आपको क्या लगता हेलो। है दोस्त? बेसिकली हाँ, सिंपल आप बताएंगे सर ये क्या करता है, मूवमेंट को रेसिस्ट सर। करने का काम करता है। क्यों करता है, क्यों एक्सक्यूज मी करता सर। है ये फ्रिक्शन, आता ही क्यों है? हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सही सही हो, आप सही बता रहे हो। जैसे मान लो कोई भी दो सरफेस है आपके पास, अभी जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये आपके पास एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, राइट। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस के ऊपर है, ये सरफेस स्टैटिक्स है आपका। जब आप यहाँ पे एक फोर्स एफ लगाएंगे तो यहाँ पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अपियर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। नो क्वेश्चन इज दैट व्हाई द फ्रिक्शन इज अपियर्स, राइट। अब आप थोड़ा देखो इस सरफेस, दोनों सरफेस को अगर आप देखोगे, मान लो मैं नीचे वाले सरफेस को देख रहा हूं और मैं खुले आंख से नहीं देख रहा हूं, मैं किससे देख रहा हूं, मैक्रोस्कोप से देख रहा हूं। जब आप इसको मैक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑब्वियसली बात है, दुनिया कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ तो है नहीं। इसी तरीका से जब ये ऊपर वाला सरफेस को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा ऊपर वाला सरफेस? तो बोलोगे सर ऊपर वाला सरफेस हमारे पास भी होगा, ये कैसे हो रहा है, ऐसा होगा, और इसमें भी क्या होगा, कुछ इस टाइप से रफनेस होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दुनिया का कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो ही नहीं सकता है। अब सर। बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि एक दूसरे का जो रफनेस है मेरे दोस्त, एक दूसरे में इंटरैप हो गया है, ऊपर वाले का रफनेस नीचे वाले में, नीचे वाले का रफनेस ऊपर वाले में। अब जब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा था, जो एफ यहाँ पे देख रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सर ये इसको अपोज करेगा? बताइए, लगता है कि नहीं लगता है अपोज करेगा? सो कभी पूछा जाए कि फ्रिक्शन के पीछे का मेन वजह क्या है, अभी मैं आऊंगा आगे, बहुत सारा बात करना है अपने को यहाँ पे, बट अगर ये देखा जाए कि मेन वजह क्या है जिसके कारण से हमारा फ्रिक्शन अपियर्स हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली, आप बोल सकते हो सर, जो सरफेस का जो रफनेस है, नॉट इवन एक सरफेस, एक से एक सरफेस हो गया, दो सरफेस चाहिए, दोनों सरफेस का जो रफनेस होगा, ये मेनली रूप से हमारे फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक चीज देखो, दो तीन चीज मैं बात बताऊं, सपोज करो अगर इस दोनों के बीच का रफनेस ज्यादा है ना, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या जो फ्रिक्शन बोलेंगे, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अगर मान लो ज्यादा इंट्रैप हो रहा है तो ज्यादा होगा, कम हो रहा होगा तो कम होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये फ्रिक्शन कब एपियर्स हो रहा है, फ्रिक्शन कब एपियर्स हो रहा है? जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे फोर्स ना लगा रहा हूं, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये अभी मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो क्या फ्रिक्शन है क्या? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कब एपियर्स हो रहा है? जब मैं इस पे फोर्स एफ लगा रहा हूं, तब ये बॉडी क्या चाहता है, मूव करना चाहता है, तब फ्रिक्शन अपियर्स होता है। अच्छा, फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, जब ये बॉडी आगे जाना चाहेगा तब ये किधर अपोज करेगा, पीछे की तरफ एक अपोज करेगा, जिसको आप बोलेंगे फ्रिक्शन। तो बोलेंगे देखो, फ्रिक्शन तब अपियर्स होता है जब कोई बॉडी मोशन करना चाहता है, या उसके पास मोशन का टेंडेंसी होता है, या मोशन में जाने का कोशिश करता है। फ्रिक्शन तभी आएगा, मान लो कोई बॉडी रुका हुआ है, मैं सब लिखवाऊंगा पहले समझ लो, मान लो कोई बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन कहीं नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया कि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में, अपने आप एक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप डेवलप हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताओ दोस्त, ये जो जब आपने फोर्स लगाया और ये पीछे हमारे पास क्या लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, फाइन। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? बहुत सारा फैक्टर होगा जिसपे डिपेंड करेगा, तो ये सारा चीज भी हमको यहाँ पे देखना है। मैं कभी कभार एक बात और बोलता हूं, एक मोशन होता है रिलेटिव मोशन। क्या होता है दोस्त? रिलेटिव रिलेटिव मोशन समझते हैं? जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब मोशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हाथ है ये, इसके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो सबसे अच्छा वर्ड होता है फ्रिक्शन को डिफाइन करने का कि इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन।
है ना। आप बताते हैं मोशन को अपोज करता है दिस दैट, बट व्हाट इज द बेटर वे, क्योंकि आपको मेंस में जाना है। हमें वो बात ठीक है, आप समझ रहे हो कि सर फ्रिक्शन को अपोज करेगा, लेकिन एक बात बताओ ये क्या कर रहा है, जैसे ये होना चाहता है आगे कि दोनों के बीच में क्या होना चाहता है, रिलेटिव मोशन होना चाहता है, मतलब रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव। ये तो आपका रुका हुआ है, ऊपर आपका आगे जाना चाहता है। तो अब कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रिक्शन, तो सिंपल बताना एक वर्ड, सर फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। मैं आपको बताता हूं, देखो कभी कभार मैं बच्चों को बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, सपोज करो इसके ऊपर ये ट्रक है दोस्त, ये ट्रक है, मान लो ये ट्रक का चक्का है, और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, समझ रहे बात, और ये बॉडी को मैं अगर एफ लगा रहा हूं आगे, तो ये बॉडी जो ऊपर जा रहा है ये फ्रिक्शन के कारण ही जा रहा है। इस बॉडी पे मोशन आगे, फ्रिक्शन आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो कभी कभार आप ये जो बोलते हैं ना अपोजिट मोशन, उतना अच्छी बात नहीं है। तो आज के बाद अब हमेशा याद रखेंगे, बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली अपोजिट द रिलेटिव मोशन। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसको क्या करने का काम करेगा, वो अपोज करने का काम करेगा। पहली बात, मैं कभी कभार इसको प्यार वाला फोर्स बोलता हूं, क्या वाला, ऐसे ही प्यार से बोल देता हूं लव वाला फोर्स। क्यों, क्योंकि यही जो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो एक दूसरे को क्या करके रखा हुआ है, अटैच करके रखा हुआ है। आप लोग समझते होंगे रियल लाइफ में ये एक ऐसा चीज है जो हर दो आदमी को क्या करता है, अटैच करके रखता है, दूर नहीं जाने देता है। इसी तरीका से ये जो है ना फ्रिक्शन, ये दोनों को अपोज रोकने का कोशिश कर रहा है, दूर नहीं जाने जाता है। तो पहला एक वर्ड आप फ्रिक्शन के बारे में लिखोगे, इट अपोजेज द, इट opposes the relative motion, it opposes the relative motion between any two object, एनी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा इसमें कीवर्ड क्या है, इस डिफिनेशन में कीवर्ड क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग। अगर मैं आप लोग से पूछूं व्हाट इज कीवर्ड ऑफ दैट होल डिफिनेशन, जिसको आपको हाईलाइटेड करना है, फटाफट बताओ आप लोग किसको हाईलाइटेड करना है, रिलेटिव बताओ। आप बोलोगे सर इसको। अब ये आप लोग को मैं देख रहा हूं, मैं भी सिखा रहा हूं ना, आप लोग हर चीज को हाईलाइट कर देते हो, जहां जरूरी है वहीं हाईलाइटर लगाना है। तो आप इस चीज को जब हम मेंस राइटिंग करेंगे, इस चीज को अपने को क्या करना है, हाईलाइटेड कर देना है, रिलेटिव मोशन को। ये पढ़ के खुश हो जाएगा, बाद बाकी ये सारी चीजें हैं। अब आ जाओ आगे, हम कुछ बात करते हैं दोस्त लॉज ऑफ फ्रिक्शन का। किसकी बात करते हैं बताइए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। आ जाओ हमारे पास आगे स्लाइड जाएंगे यहां से। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। वेल, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, सुनो लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा दोस्त, एक मुझे बात बताओ, सिंपल सी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है। सब दोस्त इधर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना न्यूटन का लगाया दोस्त, 10 न्यूटन का फोर्स। अब मान के चलो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी हमने फोर्स लगाया, मूव करने के टेंडेंसी में आया, बट अभी रुका हुआ है। तो मुझे बताओ पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। मैं ना फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा और अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करूंगा। तो आप बोलोगे सर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ गया, हाँ सही बात है सर। अच्छा एक बात करो, इस 10 न्यूटन को हटा के मैं अब यहां पे 15 न्यूटन लगा रहा हूं, कितना न्यूटन लगा रहा हूं, 15 न्यूटन। सपोज करो बॉडी फिर से मूव नहीं किया, लेट्स से जो मैं समझा रहा हूं, मतलब सर अगर बॉडी मूव नहीं किया तो पीछे की तरफ भी कितना फोर्स लगा होगा दोस्त, 15 न्यूटन। हाँ सर बात तो सही है। मान लो हमने यहां पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन और बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या, पीछे भी 5 न्यूटन लगा। आहा सर उसके पास एक अच्छा क्वालिटी नजर आ रहा है, क्या, हाँ मूव अभी नहीं किया, मूव अभी नहीं कर रहा है, इसके पास एक अच्छा क्वालिटी होता है। मैंने आपको कल बताया था रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन बड़ा हैंडसम आदमी है, आपने मुझे बताया था। इसी तरीका से दोस्त जिंदगी में भी फ्रिक्शन से सीखो, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जब हमने 5 न्यूटन लगाया तो अपना वैल्यू कितना कर लिया, 5 न्यूटन। जब मैंने 10 न्यूटन किया, अगर बॉडी मूव नहीं किया तो अपना वैल्यू कितना कर लिया, 10 न्यूटन। जब मैंने 15 न्यूटन लगाया तब फिर अपने आप को कितना एडजस्ट कर लिया, 15। अभी तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन सपोज करो अगर हमने 20 न्यूटन लगाया, लेट्स से जूम, तब बॉडी मूव करने लगा। तो एक बात याद रखो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये अपने आप, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये लिखोगे ना कि फ्रिक्शन फोर्स दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ फ्रॉम ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू। अरे कुछ तो मिनिमम वैल्यू होगा तो वो सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैंने बोला ये 20 पे मूव करने लगा, तो मतलब 20 इससे पहले तक तो था, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, आप बोलोगे सर्टेन मिनिमम टू सर्टेन, मिनिमम सर्टेन क्या होगा, जीरो, जीरो टू कहां तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, और अपने आप को क्या करेगा तब तक
एडजस्ट करेगा। आप समझो, ऐसे नहीं बोल देना। मैं बोलूंगा कि ये बताओ, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप क्या बोलेंगे, कितना फ्रिक्शन फोर्स हो गया, 5 न्यूटन। मैं बोलूंगा कि भैया यहां पे हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर रहा है, कितना फ्रिक्शन फोर्स है, 30 से कम है बट 30 नहीं है, क्या होगा हम बात करेंगे। तो पहला बात जो आपको समझ में आना चाहिए कि इट कैन एडजस्ट देमसेल्फ फ्रॉम ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू, और ये सर्टेन मिनिमम हमारा 0 होगा टू अ मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा, बट पहला पॉइंट आप ये समझो, 0 से सर्टेन मैक्सिमम तक करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैक्सिमम क्या है मैं आगे बताऊंगा, सारा चीज डिवाइड करेंगे आज ही हम फ्रिक्शन के, सो डोंट वरी। सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, what you can write, you can write friction force, friction force adjust themselves from 0 or certain minimum, from 0 to certain maximum value। अब ये maximum क्या होगा, I will come certain maximum value। ये 0 से कहां तक जा सकता है, certain maximum value तक जा सकता है। अब खुद ही मुझे बताओ दोस्त, आप लोग सपोज करो, मैं बताता हूं, मान लो दोस्त ये हमारा सरफेस है, मैं बोल रहा हूं मान लो कि प्रैक्टिकली 100% स्मूथ है, जो कि संभव नहीं है। प्रैक्टिकली मान लो 100%, मैं बोल दो मान लो 100% है, हमने यहाँ पे बॉडी को डाला। अब मुझे बताओ मैं अगर फोर्स लगाऊंगा 0.0000000, अरे बोल दो, रुक जाओ सर, 0.01 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगा, करेगा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं परफेक्टली स्मूथ है, मैं बोल रहा हूं, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बॉडी क्या है, परफेक्टली स्मूथ है, दोनों के बीच में कोई रफनेस नहीं है, तो मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि सर कोई फ्रिक्शन नहीं था ना सर। और न्यूटन साहब ने बोला था कि जब कभी भी किसी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स होगा तब ये क्या कर जाएगा, एक्सीलरेट करेगा, मूव कर जाएगा। तो चूंकि पीछे पे फोर्स लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि रफनेस नहीं था सर, तो ये बॉडी मूव कर जाएगा। रफनेस ना होना तो कितना छोटा से छोटा से छोटा सा फोर्स क्यों ना हो, बॉडी मूव कर जाता। और आपको बताता हूं फ्रिक्शन उतना, आप लोग हमेशा फ्रिक्शन को निगेटिव सेंस में लेते हो दोस्त। हम लोग जो चल पा रहे हैं ना आज ग्राउंड पे, फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो ग्राउंड पे तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। हमेशा बच्चे फ्रिक्शन को क्या देखता है, खलनायक की तरह मानता है कि भैया ये मेन खलनायक है हमारे कोर्स का, है ना, हर जगह जाके लॉस करवा देता है, राइट, यही सोचते हैं ना, हर जगह जाके लॉस कराता है। बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज भी है। अगर ये नहीं होता तो आप कार से जो आप घूम रहे हो आप नहीं जाते, आप हवाई जहाज से नहीं उड़ सकते थे, क्योंकि हवाई जहाज स्लिप कर जाता, चल ही नहीं पाता। तो बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव भी है, डोंट थिंक आपके लिए निगेटिव है। तो चलो ये बात आपने पहली बात समझ गया। नो, कम टू द सेकेंड पॉइंट, मैं भी आऊंगा, प्रूफ करूंगा, मैं भी लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तब इसी पे बात करता हूं। देखो अभी मैं आगे प्रूफ करूंगा दोस्त, प्रूफ करूंगा आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूफ भी आएगा। एक वो बात आप लोग सब जानते होंगे, सिंपल सी बात, और ये सिंपल सी बात क्या है कि सर ये मान लो आपने हमको समझाया है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दोस्त, और ये हमारा ये है ना, फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये म्यू एन होता है। मैं अभी प्रूफ करूंगा, डोंट वेट वेट, बस अभी मैं समझा रहा हूं, मैं प्रूफ करूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों होता है म्यू एन, आई विल कम ऑन दैट, बट अभी वेट करो। आप बोलोगे सर यहां पे आपने फोर्स अगर एफ लगाया, समझ रहे बात, इधर क्या फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है दोस्त, बोलो म्यू इंटू एन। म्यू क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे बॉडी है तो बॉडी यहां पे डब्ल्यू वेट लगेगा, बॉडी का वेट लगेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप बोलेगे सर म्यू इंटू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू डब्ल्यू। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। हाँ सर ये बात तो हमको पता है सर, ये बात तो हमको क्या है, पता है। अब एक बात बताओ, सपोज करो मैं बोलूं ये 10 न्यूटन का बॉडी है, लेट्स अज्यूम, कितना न्यूटन का दोस्त, 10 न्यूटन, मतलब 1 केजी, 1 केजी मतलब एमजी ना, तो ये 10 न्यूटन का बॉडी है, लेट्स अज्यूम। मैं बोलूंगा म्यू जो है 0.1 है, म्यू कितना है 0.1, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, बताइए। फ्रिक्शन फोर्स आप जब पुट करेंगे यहां से तो बोलेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास कितना आ गया, लेट्स अज्यूम 1 न्यूटन आ गया। अभी कितना कांटेक्ट में था, इतना कांटेक्ट में था कि नहीं था, है ना। अब हम क्या करते हैं, फिर से 10 न्यूटन बॉडी मतलब 1 केजी का बॉडी, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं ना, ऐसे करके अभी से फिर हमारे पास 1 ही केजी का बॉडी है। ये देखो दो केस लगा रहा हूं, एक ये है जहां पे इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया है, समझ रहे हो बात, इतना कॉन्टेक्ट एरिया है, हमने यहां पे फोर्स लगाया एफ, इधर फोर्स डेवलप होगा फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा केस ये है दोस्त,
ये हमारे पास बस इस बार भी फिर ये भी हमारे पास 1 kg का बॉडी था, ये भी हमारे पास 1 kg का ही बॉडी है। समझ में आगे बात? अब मैं एफ लगा रहा हूं, मुझे बताओ इधर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों जगह म्यू का वैल्यू सेम है, म्यू जो है यहाँ पे भी 0.2 है, लेट्स एज्यूम यहाँ पर भी म्यू 0.2 है। मेरे को सब बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा, एक में या दो में? सब बताओ, एवरीवन हैव टू बी आंसर, इन व्हिच केस फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा, केस 1 में या केस 2 में? क्या लग रहा है सब बताओ, कमेंट करो दोस्त, आपका आंसर नहीं आ रहा है, सब बता रहा है, सब दो बता, एक बता रहे हो, एक बता रहे हो, है ना? यही गलती करोगे। सबको क्या लग रहा है कि सर यहां पे ज्यादा है ना सर, ज्यादा एरिया कांटेक्ट है, तो यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे कम एरिया कांटेक्ट है, कम कांटेक्ट है तो कम फ्रिक्शन होना चाहिए। दोस्त फ्रिक्शन की दूसरी खूबसूरती बात होता है, अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे म्यू इंटू एन, मैक्सिमम। ये एफ जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम। मैं भी आऊंगा, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो होता है म्यू इंटू एन। तो मान लो ये 1 kg का था, एन, तो इधर कितना लगेगा बताइए? हाँ mg, mg लगेगा ना, mg मतलब 1 इंटू 10, 10 ले लो, इधर से एन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? आप बोलेंगे सर 10:0.2, कितना हो गया? 2 न्यूटन। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग, कितना हो जाएगा बताइए? फिर से बोलेंगे सेम चीज, यहां भी 2 न्यूटन आ रहा है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो फोर्स है, जो म्यू एन है, लिमिटिंग वैल्यू भी बोलूंगा, क्या ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है क्या? दूसरा बात ये हमेशा याद रखना दोस्त, यहीं पे बच्चा बहुत बार गड़बड़ करता है, इसको लगता है ज्यादा होता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम फ्रिक्शन, वी कैन से दैट नेवर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्ट एरिया, दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, क्या किस पे डिपेंड करेगा? इसके बीच का रफनेस क्या है, इसके बीच का रफनेस क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंड अनदर थिंग इज व्हाट इज द वेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है इसके बारे में, कि इट इज गोइंग टू डिपेंड्स, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया, हाँ एरिया कॉन्टेक्ट, सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट, जो भी आप बोल लीजिए, और लेकिन कौन सा, लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये सब लिखेंगे आप लॉज ऑफ फ्रिक्शन में। क्या हो गया? ठीक है ना? तो दूसरी बात आप लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया। अभी आपने देख लिया था, ये कॉन्टेक्ट एरिया पर कतई डिपेंड नहीं करता है। आगे समझ में? दूसरी बात, तो किस पे डिपेंड करता है दोस्त? फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स मेनली डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शनल फोर्स, आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या दोस्त? आप लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं? आप लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं? नहीं तो म्यूट कर लो दोस्त, म्यूट कर दो भाई। आपस में बोल। म्यूट एवरीवन, म्यूट ना, नहीं तो आपका स्क्रीन आ जाएगा, स्क्रीन दिख जाएगा। हेलो सो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे करेगा हेलो दोस्त? हेलो डिपेंड्स अपॉन, पहली बात क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ही बात हो गया। तो पहला होगा मास, वेट, जो भी बोल लो, वेट लिख लो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, है ना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, इसका, बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग
कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। अच्छा, कभी कभार इसको नेचर ऑफ सरफेस भी बोलते हैं, बुक में ना कभी कभार पढ़ोगे तो क्या लिखा रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। सही बात है, सरफेस का रफनेस ज्यादा है तो म्यू ज्यादा होगा, कम है तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको मन करे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा कि उसका किस तरह से रफनेस है। तो ये दूसरी बात थी दोस्त, जो आपको क्या करना था, याद रखना था। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। सर एक बात बताओ, अभी अभी आपने बताया, अभी आप एक बात बता रहे थे, क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि बॉडी हमारा रुका होगा या नहीं तो मूव कर रहा होगा, दो ही केस हो सकता है, यही हो सकता है ना। चलो इधर देखो, जैसे हमारे पास दोस्त ये बॉडी है, समझो बात। हाँ, अब अच्छा मैं ऐसा बना रहा हूं, आपको ऐसा दिख रहा है, आपको कैसा दिखना चाहिए बाबू बताओ, आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए, आपको कैसा दिखना चाहिए, आपके दिमाग में इमेजिन करो यार, आपको कैसा दिखना चाहिए। तो आप बोलोगे सर मेरे को एक्चुअली में सरफेस ऐसा नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा दिख रहा है, मैं बनाऊंगा तो ऐसा, लेकिन आपको दिखना कैसे चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं इरेजर है ना, चलो आ जाओ थोड़ा सा इस बात को समझते हैं अपने लोग। मेरे देशवासियों, एक सिंपल सी बात है, जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे आपको आपको रफनेस दिखना चाहिए, चलो हमने फोर्स लगाया, जैसे मैंने ये फोर्स लगाया, हमने ये फोर्स बोला 5 न्यूटन है, तो आपने बोला अगर बॉडी नहीं चल रहा, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 5। हमने 10 किया, अगर बोल रहा हूं, अगर बॉडी नहीं चला तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 10। हमने लगाया 15 न्यूटन, और अगर बॉडी नहीं चला तो लग गया 15। जब तक बॉडी नहीं चलता है तब तक जो फ्रिक्शन होता है दोस्त, इसको मैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बोलो, कब तक, जब तक आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है बाबू, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स फ्रिक्शन। जब तक, ध्यान से सुनो मैं लिखाऊंगा पहले समझो, जब तक बॉडी नहीं चल रहा है तब तक उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये हमारा कहलाएगा स्टैटिक्स फ्रिक्शन। मान लीजिए सौरभ जी, किसका नाम है सौरभ, किसी का नाम तो होगा ही ना, अब इतना सारा 70-80 को आप लोग ज्वाइन हो, किसी का नाम सौरभ तो होगा ही। तो चलो सौरभ, मान लो हमने यहां पे फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, लेट्स से जो हमने फिश फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, और हमने देखा कि बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अब हमने फोर्स लगाया 20.000000। अरे बोल दो, रुक जाओ मास्टर, नो, हमने कितना फोर्स लगाया, 20.0001 न्यूटन, मतलब लगभग क्या है, लगभग 20 के बराबर है, 20 मतलब बात समझ रहे हैं। तो सुनो, यहां पे तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब जस्ट मूव करने के कंडीशन में, जस्ट मूव करने के, जैसे हमने हल्का छोटू सा फोर्स लगाया, कितना छोटू सा, कि बॉडी क्या हो गया, मूव कर गया कि नहीं किया? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने बोला F इक्वल टू म्यू एन, मैं प्रूफ करूंगा, वेट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू था। मतलब सर एक बात बताओ, जब ये इस पे मूव कर गया तो क्या फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा? हाँ दोस्त, तब फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, जब बॉडी मूव करने लगता है उस टाइम उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब फिर बोलोगे अरे सर गलत पढ़ा रहे हो आप, आपने तो अभी अभी बोला, आप, मैंने क्या हो रहा है, आपने तो अभी अभी बोला, आपने तो अभी अभी बोला, क्या मैं कुछ में छेड़छाड़ नहीं करूंगा बस। अभी अभी आपने सर बताया कि नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, और आपने ये भी बताया वेट पे डिपेंड करता है। सर सरफेस तो यही है ना सर, सरफेस तो यही है, वेट भी यही है, तो सर कहानी में चेंज कहां आई? तो मतलब मैं आता हूं, मतलब सर दो तरह का फ्रिक्शन होगा, एक स्टैटिक्स होगा, मैं कहा यार, मैं क्या करूं इस चीज का, मैं कुछ तो कर भी नहीं रहा। दो तरह का फ्रिक्शन होगा, दूर से लिखता हूं, दो, एक होगा स्टैटिक्स, जब बॉडी क्या होगा, बॉडी क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, मतलब बॉडी विल बी इन द स्टॉप, बॉडी विल बी इन रेस्ट। और दूसरा होगा जिसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, जिसको ये कब होता है, जब बॉडी विल इन मोशन। अब पहले क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो। अब सुनो दोस्त, मैं जो भी बता रहा हूं ना, अगर ये बात आपने एग्जाम में लिख दिया ना,
हाईलाइट करके। एग्जामिनर आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा कि घर पे आपसे आपसे मिलेगा कि दोस्त बताओ कितना नंबर चाहिए। ये कहीं नहीं मिलेगा बुक में। यही सब है जो आपको इंप्रेस करना है एग्जामिनर को, कि सर जब हमको पता है, ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, अगर बॉडी सेम ही है सर, जब ये मूव करने लगा तो फ्रिक्शन क्यों चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात है दोस्त। एक मैं आपको कहानी बताऊंगा, कहानी तो मैं बताता नहीं हूं लेकिन एक बात बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैं पढ़ाऊंगा। कौन सा लॉ? न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ। नाम सुना होगा ना सब, न्यूटन फर्स्ट लॉ का सबने सुना होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्त? लॉ ऑफ इनर्शिया। सबको पता है, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हमने आपको एक चैप्टर डाला है ना कि न्यूटन मोशन वाला, वहां मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं थोड़ा इसका यूज कर रहा हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला था कि जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है, ये उसी में कंटिन्यू करना चाहता है। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो ये क्या चाहेगा? मैं रुका हुआ रहूं। और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या चाहेगा? मैं मूव करते हुए रहूं। अब मुझे एक छोटा सा बात बताओ, जब यह बॉडी मूव कर रहा था तो इसका इनर्शिया क्या बोलेगा? फटाफट बताओ, इसका इनर्शिया क्या बोलेगा? उसका इनर्शिया बोलेगा कि दोस्त तुम मूव करते रहो। जब ये रुका हुआ था तो इनर्शिया बोलेगा तुम रुके हुए। अब ध्यान से समझो, जब ये मूव करने लगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जब आप ये मूव करने लगा, जब ये मूव करने लगा और आप फोर्स जो है, जो पहले 20.00 लगाया था, और जब ये मूव करने लगा, अगर ये फोर्स आप 19.9 भी लगाओगे ना, जो कि 20 से कम है, तभी भी बॉडी क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। आपने ये कभी गौर किया है? किसी चीज को खींचना हो, एक बार खींचना मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आपने खींच लिया तो उतना मुश्किल होता है जितना खींचना मुश्किल था। आप लोग प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। मान लो किसी चीज को खींचना हो, सरफेस पे खींचना हो, तो खींचने में हमें ज्यादा एफर्ट लगेगा। लेकिन एक बार जब ये खींचना स्टार्ट हो गया ना, तो उसके इनर्शिया बोलेगा कि भाई तू खींच, तू क्या हो? खींच। तो इनर्शिया के कारण यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स। अगर हमने थोड़ा सा कम भी कर दिया तो काम चल जाएगा दोस्त। यही वजह होता है, यहां पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और दो तरह की हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। एक फ्रिक्शन हमारा क्या कहलाएगा? एक फ्रिक्शन कहलाएगा हमारा स्टैटिक्स फ्रिक्शन, और दूसरा कहलाएगा डायनामिक। डायनामिक तब कहलाएगा जब बॉडी हमारा क्या करता रहेगा? मूव करेगा। आप समझो, बोलोगे सर फिर फ्रिक्शन, स्टैटिक्स को हम बोलते हैं दोस्त बेसिकली, मैं के एस बोल देता हूं और इसको मैं के डी बोल देता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ, फ्रिक्शन कौन सा ज्यादा होगा, स्टैटिक्स या डायनामिक? स्टैटिक्स या डायनामिक, खुद बताओ दोस्त। यहां पे भी बच्चा गलती करता है, मैं बता दूं। अब देखो, इधर मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स बता देता हूं। इधर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, तो आपके पास इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है? इस टाइप से आपको कर्व बनते हुए नजर आएगा, इस टाइप से। यहां से ये जो है ना बाबू, ये है हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा है, ये है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। स्टैटिक्स फ्रिक्शन कभी पूछेगा कि व्हाई स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द डायनामिक, तो बता दोगे। तो ये फ्रिक्शन, ये कौन सा कहलाएगा? डायनामिक। सुनो, कभी कभार, अभी आप में से तो नहीं, बट बहुत बार हमसे बच्चा पूछता है कि सर आपने गलती पढ़ा दिया, हमने तो बुक में ये पढ़ा था, हमने तो बुक में ये पढ़ा था, और जो कि तुमने नहीं पढ़ा था, तुम्हारे दिमाग का भ्रम है कि सर स्टैटिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एस, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के डी। ऐसे हमने सुना था सर। नहीं दोस्त, आपने गलत सुना था, आपने नहीं पूछा ना। बच्चे हमसे पूछता है कि सर हमने तो ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखता है, ग्रेटर देन दिख रहा है? बताइए आप लोग। अरे ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है? ग्रेटर देन है भाई। कभी भी अगर इस टाइप का चीजें हो तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है। जो हमारा स्टैटिक्स फ्रिक्शन है, हमेशा हमेशा और हमेशा डायनेमिक से बड़ा होगा। इसीलिए आपको कर्व ये दिखता है। इसीलिए क्या दिख रहा है? कर्व ये दिख रहा है। अगर हमने एक बार मोशन में ला लिया, अगर मैं थोड़ा सा कम भी फोर्स लगा रहा हूं, तभी भी हमारा बॉडी क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। और एक बात दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक्स में होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायनामिक में नहीं होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा? जनरली कम होगा। जनरली क्या होगा? बोलना बोलना पड़ेगा, क्या चल ये हो रहा है? ठीक है ना दोस्त, ये बात भी आपको समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना, एक पॉइंट यहां पे नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। स्टैटिक्स फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट फ्रिक्शन दोस्त, डायनामिक फ्रिक्शन। बोर्ड अपने आप हट जाता है बार बार। ये वही चीज़ कर रहा है। चेक कर दो सर, एक वीडियो में मैं लैपटॉप से डिस्प्ले कर दो। अभी कर दूं, जब काम होगा तब देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक दोस्त? चलो यहां तक क्लियर है, बताओ। सर कर लो सर, 2 मिनट। मैं समझा नहीं नरेंद्र? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बताओ, ऑनलाइन वालों आप लोग क्लियर है? फटाफट बताओ। अरे दोस्त बुलाओ, ऑनलाइन वालों क्लियर सब कमेंट करो, क्लियर है बात? क्लियर है क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है, तब अब कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। समझ में आ गई बात? स्टैटिक। अच्छा ये क्यों है ऐसा? तो बोलेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आप लिख देना, अगर तुम यहां पे चाहोगे तो लिख देना बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं एक बात आपको बताना भूल गया। एक बार ना मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही क्लास में, हरियाणा का ही बैच था। मैं बोला ना कि इनर्शिया बोलता है जो काम करते हो उसको करते रहो। एक लड़का बोला सर ये बात मेरे पापा को बोल दीजिए। बोले क्यों? बोला सर जब मैं पीने बैठता हूं तो मेरा कोई दोष नहीं होता है, इनर्शिया क्या कराता है? हाँ, चलने दो चलने दो चलने दो। हम बोले फिर तुम्हें दिक्कत कब है? बोला सर मेरा इनर्शिया पढ़ने के दौरान काम नहीं करता है। मैं पढ़ने उठने लेके बैठ जाता हूँ किताब, इनर्शिया में पता नहीं क्या है, मोबाइल पे चला जाता हूं, है ना? तो आप अपना इनर्शिया थोड़ा ठीक करवाओ दोस्त। चलो आ जाओ। तो यहां तक हम समझ में आ गया। अब एक बात है सर, एक बात बताइए, स्टैटिक्स फ्रिक्शन ऐसे हो रहा है ना सर, तो कुछ तो ये वाला जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता हूं। थोड़ा मैं आता हूं, द मैक्सिमम वैल्यू, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ जाओ, अब आ जाओ, एक पॉइंट पे मैं और डिस्कस करूंगा, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट। दोस्त एक बात बताओ, सुनो बात दोस्त, देशवासियों एक बात ध्यान से समझो इधर। चलो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। चलो एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, आज के बाद नहीं होगा कंफ्यूजन। चलो ये हमारा बॉडी है दोस्त, हमारा ये क्या है? बॉडी है। आपको ऐसा दिख रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है? आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। चलो हमने यहां पे एक फोर्स लगाया दोस्त, एफ। क्या लगाया? फोर्स एफ लगाया। बॉडी नहीं चल रहा है, बॉडी अभी नहीं चल रहा है, मतलब पीछे में क्या डेवलप हुआ? फ्रिक्शन फोर्स हुआ। ये बात आप सब मानते हैं? गुड। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये कुछ नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन तो करेगा। कभी भी दो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। बोलोगे ये सर, एक नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका वेट, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। देखो मैं जब आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं एक बात बताऊंगा कि वेक्टर का एक बहुत बड़ा खूबसूरती होता है, इसको मैं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या कर सकता हूं? वेक्टर को हम, ये बात मैं जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो मैं ही पढ़ाऊंगा। वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? ऑब्वियस सी बात है वेक्टर है। तो ये जो आपको फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है मेरे देशवासियों, अगर मैं यहां पे लगा दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। मैंने यहां से हटा के क्या किया? लगा दिया। यहां पे हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको 2 मिनट, यही फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहां पे लगा दिया। अब सुनो, अब आपको दो फोर्स दिख रहा है, ये है फ्रिक्शन फोर्स। चूंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो अभी किसके बराबर हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। हालांकि फ्रिक्शन फोर्स ही बोलो। ये कौन सा फोर्स है बाबू? नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके बराबर हो जाएगा? वेट के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बोलेंगे सर इस दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? आर बोलूंगा। जिसको क्या बोलूंगा? आर। अभी नहीं लिखना है, आर बोलूंगा। और ये कुछ एंगल बनाता है दोस्त, ये एंगल बनाता है, इसको मैं क्या बोल देता हूं? बीटा बोल देता हूं। क्या बोल देता है दोस्त? बीटा। बीटा ध्यान से सुनो, ये बीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ध्यान से सुनो, ये सारी बात आपको लिखना है मेंस में। आज मैं क्वेश्चन दूंगा, सबको लिखना है। दिस बीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट दिस इज कॉल्ड? एंगल ऑफ। अब ध्यान से सारी बात समझो, एक को नहीं, एक को अभी कुछ नहीं लिखना दोस्त, मैं सारा लिखवा दूंगा। अब आप बोलोगे सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा? सर बीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा? फटाफट बताओ देशवासियों, टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा? अरे बोलो बाबा, कल ही सिखाया हूं, क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। टेन इक्वल टू क्या होता है बताइए? अरे नहीं जानते हो?
बहुत, टेन इक्वल टू एल ए एल, लम परपेंडिकुलर अपॉन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? रिएक्शन, बहुत मुश्किल है पढ़ाना। फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, मैं आपको बता, ये एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होगा? अरे जोर से बोलो दोस्त, परपेंडिकुलर क्या अपॉन परपेंडिकुलर कौन होगा? हेलो, एफ, है ना, सामने वाला एंगल होता है। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास एफ, अब बट्टा क्या होगा? एन, एन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरे देशवासियों, ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से बताऊंगा। आप बोलेंगे सर बीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट, एफ इज फ्रिक्शन फोर्स, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। एन तो चेंज होगा नहीं बाबू, अगर हमने एक बार बॉडी रख दिया तो एन चेंज होगा? अरे बोलो, एक बार हमने बॉडी रख दिया तो एन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि बॉडी हो गया फिक्स। तो अब चेंज, तो क्या मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऐसे बोल दूं, टेन बीटा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फोर्स फॉर अ गिवन बॉडी। अरे फॉर अ व्हाट, गिवन बॉडी। अरे बोल दूं, बोल दूं? हाँ सर बोल सकते हैं। अच्छा सर, अब जीरो से स्टार्ट कीजिए। सर एक बात बताइए, जब ये 5 न्यूटन था तो फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 5 न्यूटन, बॉडी अभी चल नहीं रहा था। हमने सर 10 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? 10 न्यूटन। अभी बोल, अच्छा जब फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन होगा तो बीटा बढ़ेगा या घटेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा या घटेगा? अरे जोर से बोलो यार। जब, अरे बाबा, बॉडी नहीं मूव कर रहा है, जब 5 न्यूटन था तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन था, तो यहां पे बीटा कुछ और होगा, समझ रहे हैं? 10 बीटा। जब हमारे पास, मान लो हमने जब 10 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, मतलब 10 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमने 15 न्यूटन लगाया, नहीं मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन हुआ, मतलब बीटा क्या हुआ? मतलब सर एक चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सर जैसे जैसे मैं फोर्स, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं, वैसे अगर बॉडी नहीं चल रहा है तो, और मैं बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूं, अभी मान के चलो बॉडी नहीं चल रहा है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और सर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो क्या होगा? बढ़ेगा। आगे समझ में? और एक ऐसा टाइम आएगा, क्या नाम है दोस्त आपका? अभिनव, गौरव, जो भी था, गौरव, चलो अच्छा नाम है। तो जो भी, आप मेरी ये बात बताओ, तो आप बोलोगे सर एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लगभग चलने वाला हो। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो? लगभग मतलब इतना फोर्स लगाया, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मान लो फोर्स इक्वल टू हमने 20 न्यूटन लगाया, अभी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमने फोर्स कितना लगाया, ये कैपिटल, देखो दोस्त, जब मैं कैपिटल एफ लिख रहा हूं तो मैं अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूं, जब मैं छोटा एफ लिख रहा हूं, स्मॉल लिख रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? फ्रिक्शन की। बात क्लियर करो। तो हमने जब एफ लगाया 20.00001 न्यूटन, तो बॉडी क्या करने लगा? चलने लगा। तो बाबू इस टाइम पे जब एफ इक्वल टू 20 न्यूटन था, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? 20 न्यूटन के बराबर। इसके टाइम जो बीटा होता है ना, उसको मैं बोलता हूं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। कोई भी बॉडी आज के बाद सुनो कभी बोलेगा व्हाट इज लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सो दिस इज दैट एंगल एट व्हिच बॉडी इज अबाउट टू, इट इज टेंडिंग टू द मोशन, इट इज टेंड्स टू द मोशन, और इट इज अबाउट टू द मोशन। मतलब सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है सर, उस एंगल को मैं बोलता हूं सर जिस केस में, ध्यान से सुनो, अभी एंगल नहीं बन रहा है, वो उस केस में बॉडी लगभग मोशन में होने वाला होता है, टेंडिंग टू द मोशन, राइट। और इससे पहले जब होगा बीटा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव करने के जब कंडीशन में चला गया, तब इट इज कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या यहां तक बात क्लियर है? लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे समझ में? मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो, जब आप ये बात करोगे सर, जब ये मूव करने वाले कंडीशन में आ जाएगा, तो 10 बीटा जब हो जाएगा ना, 10 बीटा, इसी को हम बोल देते हैं, जब ये मूव करने कंडीशन में, तब ये क्या कहलाएगा बाबू? म्यू। जब ये क्या है? ये लिमिटिंग, बोलो बोलो, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो 10 बीटा इक्वल टू म्यू। तो यहां से मुझे बताओ म्यू इक्वल टू क्या, मैं एफ अपॉन एन लिखूंगा बाबू। यहां से फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? म्यू इंटू एन। और ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसलिए मैं बोला था एफ इक्वल टू म्यू एन इज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू। नो, एक बात और समझो सर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को? हाउ यू कैन डिफाइन? तो हमको तो ये समझ में आ गया सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैं उस कंडीशन को बोलता हूं जब बॉडी मूव करने वाला होता है। बट हाउ आई कैन डिफाइन सर? मैं लिखूंगा कैसे? बोलोगे सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल, ध्यान से सुनो मैं लिखवा दूंगा,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आगे समझ में कैसे डिफाइन करोगे सर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये लिमिटिंग भी वही है, बट लिमिटिंग में ये एफ जो अपना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गया? तो एक बात समझो, कभी कभी बोलेगा कि कोई बॉडी मूव कब करेगा, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस देन, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेस देन होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, या लिमिटिंग एंगल खुद इसके बराबर हो जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, या उससे कम। तो आप बोलेंगे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो बॉडी आपका क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। उससे पहले बॉडी आपका मूव नहीं करेगा। बताइए बताइए बताइए। ज्यादा का क्या मतलब, आप हुआ ही नहीं ना। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो बीटा बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, इवन घट ही जाएगा बाबू। लिमिटिंग बात कमी, बीटा बढ़ गई। आप पक्का पक्का झूठ बोल रहे हो? समझ रहे हैं ना? जब बॉडी मोशन में आ गया यार, फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी ना बढ़ रहा है, ये भाई साहब तो थोड़ा कम ही हो गया। अगर कम हो गया मतलब B2 हमारा थोड़ा सा कम ही हो गया। तो मोशन में लाने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का? चलो एक लाइन लिखो यार, लिमिटिंग एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, फिर लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में एक लाइन लिखेंगे, फिर मैं देखता हूं। लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो हम बीटा कभी कभार न्यू भी लिखा रहता है, समझ रहे हैं ना? कभी कभार क्या रहता है दोस्त, मतलब सॉरी अल्फा लिखा होता है या कुछ अलग अलग लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है दोस्त, बीटा। सो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन द आप लोग ना हाईलाइटर यूज करना यार, मैंने ज्यादा भी इस बोर्ड का हैबिचुअल नहीं हूं थोड़ा सा, है ना? आप लोग हाईलाइटर अपना यूज कर लेना मेन पॉइंट पे। इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, एंड द resultant of normal reaction and what, frictional, normal reaction and frictional force। ध्यान लिखो, फटाफट लिखिए। नोट नंबर 2 एक लिखिएगा, when angle of friction becomes equal to limiting angle of friction, when angle of friction becomes equal to limiting angle of friction, angle of friction, then body will be just about to move, क्या दोस्त, जस्ट अबाउट, अब ये मूव करने ही वाला है, जस्ट अबाउट टू मूव। चलिए यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे हाईलाइटर अगर आपको यूज करना है दोस्त, करना है, अगर क्या करना ही है तो कहां करोगे, मैं कर देता हूं, आपको दिखाता हूं। इट इज द एंगल बिटवीन द, देखो होगा तो एंगल कर देना, थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन कर देना, एंड द रिजल्टेंट, ये 2-3 गो कीवर्ड है, वो देख लेगा, खुश हो जाएगा। एंगल, नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट, अगर मन करे तो उसको भी कर देना, नहीं तो जरूरी नहीं है, फिर तो हाईलाइटेड ही हो जाएगा, जरूरी नहीं, इतना चल जाएगा। यहां पे क्या कर सकते हो, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंगल, फ्रिक्शन तो छोड़ो, ये समझ जाओगे, अबाउट टू मूव।
क्लियर है? तो आपने ये डायग्राम भी बना लिया था दोस्त, तो मैं आगे चलूं। ऑनलाइन वालों दोस्त आगे चलने बताओ आप लोग, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन तो मैं तुरंत देख लेता हूं, ऑनलाइन वाले दोस्त आप लोग बताओ, चलें सर आगे? बना रहे हैं अभी, बना रहे हैं अभी सर। बना रहे हैं? ये वाला लिख लिया था, मुझे बताओ, ये वाला लिख लिया था ऑनलाइन वालों दोस्त? ये लो, बिल्कुल लो, लिखो लिखो, मैं बोलता रहता तो बोलते वक्त भी लिख लिया करो आप लोग। चलो कोई नहीं, लिखो। इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। When angle of friction becomes equal to limiting angle of friction, then body will just about to move or tending to move like that. हेलो हेलो हो गया? आपने बनाया था पिछला वाला हेलो डायग्राम, छूट गया था आपका, बना लिया था? चलो सर, जो कल असाइनमेंट दी थी उनका सॉल्यूशन भी करवा डायग्राम दीजिए। वाला पे चलो, ये रहा डायग्राम, हेलो ये लो, हेलो ये हेलो फटाफट इसे करो। हेलो 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 हेलो। अजय वर्मा जी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ आपका स्क्रीन दिखेगा बच्चों को, फिर आप म्यूट कर लीजिए। सर मैं ये कह रहा था, कल जो असाइनमेंट दी थी उसका सॉल्यूशन भी करवाओगे क्या लास्ट में? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोला, फिर से बोलो। कल जो असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन भी करवाओगे क्या लास्ट में? हाँ जी करवाऊंगा। अभी हमारे पास सारा क्वेश्चन आया नहीं ना जी, कुछ ही बच्चे ने भेजा है, तो जब मेरे पास सारे का आंसर आ जाएगा, सारे मतलब 70-80 का आंसर आ जाएगा, तो मैं करा दूंगा बिल्कुल। असाइनमेंट का हम आंसर करेंगे, जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे क्लास में। तो मैं वेट ओके कर रहा हूं, अभी सभी ने नहीं भेजा है। क्लियर है बात? हो जाएगा, आ जाए, डोंट वरी। चलें आगे, चले, बताओ अनुमति है? यस कर दो कमेंट, अगर अनुमति है तो यस। सर। अब डेली हमसे आप लोग यही चलो पूछोगे, जी। हाउ टू शेयर, ग्रुप में पूछ लेना कि कैसे शेयर करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो दोस्त, यहां तक बात क्लियर है? चलो एगो हम और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। अब सुनिए, एंगल ऑफ रिपोज है क्या? पहले मैं ऐसे समझाऊं, जैसे हमारे पास, अब छोड़ दो दोस्त, अब लिखना बंद कर दो, मैं टाइम दे दूंगा, पीडीएफ तो शेयर कर ही देता हूं। अब इधर देखो, जैसे हमारे पास ये बॉडी है दोस्त, ये अभी मूव कर रहा है, कर रहा है, बताइए क्या नाम बताया था आपने? अभिनव, ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? अब देखो, मैं टेढ़ा कर रहा हूं हाथ, देखो ये देख रहा है, इसको लग रहा है मास्टर झूठ बोल रहा है। टेढ़ा कर रहा हूं हाथ, टेढ़ा कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, अरे मूव करो यार, बहुत फ्रिक्शन लग रहा है मुझे हाथ में, पाउडर, समझ में आया? तो सर देखो, ओ एंगल जिस पे बॉडी खुद ही मूव करना लगे, हमको कोई फोर्स ना लगाना पड़े, वही एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ, ये था अभी मूव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना, हम हाथ को टेढ़ा कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब करूंगा, हाथ तोड़ोगे तुम लोग, मैं कल से साबुन लगा पाऊंगा हाथ में, कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, हो जा भाई, ये टूटा नहीं ना? तो जिस एंगल पे ये होने लगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसा हुआ क्या यार, ऐसा हुआ क्या, जब मैं ऐसे कर रहा हूं नीचे तो ये मूव करने लगा? कुछ तो हुआ होगा, फोर्स लगा होगा, कौन सा फोर्स लगा होगा? अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ध्यान से समझने वाली बात क्या है सर? ध्यान के समझने वाली बात ये है, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसा था, ठीक है ना, आपको ऐसा दिख रहा है कि टेढ़ा, टेढ़ा उठा दिख रहा होगा, गुड, समझदार हो। अब हमने बॉडी को क्या किया, हमने कुछ ऊपर कर दिया, यहां, ये समझ लो, सब समझो दोस्त, मत लिखो, यहां पे, ठीक है ना? मैं आपको कल समझाया था, क्या समझाया था सर आपने कल? आज मैं फिर से समझाऊंगा, 50 बार समझाऊंगा, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक समझाऊंगा। ये एंगल हमारा थीटा है दोस्त, ठीक है? क्या है? थीटा। मैंने आप लोगों को बात बताया था, आप लोग भी सब समझो, वेट हमेशा किधर लगता है, अरे जोर से बोलो, वेट हमेशा हमेशा और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसा? वर्टिकली। तो मुझे बताओ, इस बॉडी का वेट ऐसा लगेगा mg? अगर इस बॉडी का मास m है तो वेट ऐसा लगेगा, ये बात से आप सहमत है? ई एंगल कितने होगा? ई एंगल, ये अगर थीटा है तो ई एंगल 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि सर वेट जो है, चाय भी पी लो, तो 3 दिन से चाय ही नहीं पी पाता हूं आपके क्लास के चक्कर में। हम्म, हाँ आज प्रमोशन किया हो। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90,
तो ई एंगल कितना हो जाएगा दोस्त? 90 माइनस थीटा। इतना तो आप सब समझते हो। और दोस्त 2 दिन से मैं एगो बात बता रहा हूं आपको, 2 दिन से एगो बात बता रहा हूं कि दोस्त नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा कॉन्टेक्टिंग सरफेस के कैसे लगता है? अरे जोर से बोलो ऑनलाइन, कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्टिंग Perpendicular to the contact. क्या होता है यहाँ पे? कॉन्टेक्टिंग सरफेस कल से बता रहा हूं, हमेशा वही यूज हो रहा है। तो यहाँ के परपेंडिकुलर, अब कॉन्टेक्टिंग सरफेस कौन सा है? अनुराग, गौरव, जो भी है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा? बताओ बताओ, फटाफट बताओ सब। आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर, सर अगर आप मजाक नहीं करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा सर। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है ना? इसी को तुम सीधा करो तो अपने आप को देखो ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ये। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था किसके तरह बनो, इसके तरह सिचुएशन के अनुसार ढाल लो। जैसे इसको मैं नीचू करूंगा, ये अपने आप को ढालेगा ढालेगा ढालेगा, और फिर कैसे हो जाएगा? अपने आप को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? चलो अब आप जाओ। सर देखो एक बार बात मैं रिपीट आपको करना सर सिखाता हूं थोड़ा दोस्त। सा। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? सर रिपीट करना सर थोड़ा ये वाला। कौन कौन वाला, कौन वाला? थोड़ा बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं, अनम्यूट करो। ये सर mg जहाँ से वेट वाला निकाल के लाए थे ना, ये डाउनवर्ड चलो वर्टिकल सुनो, डाउनवर्ड। आप समझो, आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। दोस्त एक बात दिमाग में बैठा लो, यहां तक देखो, यहां जब होता है ना, ये देखो अगर मैं यहां पे बनाया और ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस कहां पे कांटेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे कांटेक्ट कर रहा है, इस पे 90 डिग्री बनो, नॉर्मल रिएक्शन इसके 90, इसके 90 ऐसे होगा, है ना? यहां पे कौन है? ये है ना। मैं अगर बोलूं ये देखो, अब मैं टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, एक ही बात। अब मैं यहां पे है ना बॉडी, तो हमारा कॉन्टेक्टिंग दो को बॉडी कहां पे कांटेक्ट कर रहा है? गौरव यहां पे कर रहा है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, बोलो, है ना? तो ये बात मैं आपको बताया था, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट, मैं कल भी बताया था यार, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द क्या? कॉन्टैक्टिंग सरफेस। समझ रहे बात? ये हमेशा याद रखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ऑनलाइन वालों दोस्त क्लियर है बात? Yes. चलो, ये एंगल थीटा, ध्यान से सुनो, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल 90 होता। ये टोटल एंगल कितना बनेगा बोलो? यहां से खींचोगे, है ना, यहां से अगर तुम यहीं से खींचोगे कॉन्टैक्टिंग, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये बात मानते हो? क्योंकि ये टोटल एंगल यहां से ये 90 है ना, जैसे ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब समझो बात। अब इस mg को जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या होगा बताओ, सब बताओ। इस mg का इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा दोस्त, जिसको हम बोलेंगे mg कौन सा थीटा? इसको बोलेंगे mg साइन थीटा बाबू। और इधर भी एक होगा, इस mg का दो कंपोनेंट। अब यहां से ध्यान से देखो दोस्त, सुनो इधर देखो, यहां पे नीचे mg है, समझो, यहां समझो, मैं थोड़ा आसान करता हूं चीज को। यहां पे mg है मेरे देशवासियों, हाँ सर mg है सर, इसका दो का एगो एगो इधर है, ये एंगल थीटा है, और एगो इधर है, ऐसा है ना? तो अगर मैं इसका कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस होता है। हमेशा दिमाग में बैठा लो, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो थीटा इस एक्सिस के साथ है, इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा बोलो दोस्त? mg, और दूसरा वाला में क्या हो जाएगा? mg, ये बात आप याद रखिए, mg साइन थीटा। mg ये पूरा जीरो है, समझ रहे हैं ना? पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं आपको। mg cos थीटा mg, तो इसका दो एक हो गया mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा? mg साइन थीटा इधर हो गया, तो mg cos थीटा, और यही पे हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ऊपर इसके ये नीचे लग रहा है, और इसके ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा देशवासियों? mg cos थीटा। ये बहुत काम आएगा आगे, हमेशा सब समझो। mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा, और इधर हो गया हमारे पास mg sin थीटा। और यही फोर्स है जो इसको क्या करेगा? आगे लाने का काम करेगा। और जब ये नीचे आएगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा बताइए? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ध्यान से समझो, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, जैसे जैसे क्या करोगे आप? थीटा बढ़ाओगे, साइन थीटा क्या होगा?
बढ़ेगा, समझते हो ना, साइन 0 0, साइन 30 1 ऐसे करके बोलते हो 2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर साइन 90 कितना 1 हो जाता है। तो साइन थीटा में ना, थीटा की वैल्यू जब बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ता है। जब आप इसको थीटा और बढ़ाओगे तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। जब साइन थीटा बढ़ेगा इधर वाला जो फोर्स है mg साइन थीटा क्या है, ये फोर्स, इधर वाला जो फोर्स है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फोर्स इसके बराबर या उससे थोड़ा से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो बॉडी क्या करेगा, अपने आप मूव करने लगेगा। क्या आपने कोई फोर्स लगाया, क्या आपने कोई फोर्स लगाया, नहीं, अपने आप ये, मैंने कल ही बताया था, मैंने पहला क्लास में आपको बताया था कि फोर्स बाबू दो तरह का होता है जनरली, एक एक्सटर्नल जो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूं, और एक इंटरनल जो बॉडी में खुद भी है उसके सेल्फ वेट के कारण। तो यहां पे इंटरनल फोर्स के कारण इसका वैल्यू जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे साइन थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा मेरे देशवासियों। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस एंगल पे ये बॉडी अपने आप मूव करने लगेगा, उसी एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बात आपको समझ, और एक बात और समझो मेरे दोस्त, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होगा, लिमिटिंग एंगल ऑफ, क्यों, क्योंकि बॉडी मूव करने लगा सर। जब बॉडी, तभी अभी आपने बताया कि बॉडी तब मूव करता है जब ये किसके बराबर हो जाता है, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर कभी आपको लिखना पड़े तो पहले मैं भी बताऊंगा, पहले हम एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन कर देंगे और थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने के लिए आंसर में हम लिख देंगे। पहले हम डिफाइन कर देंगे, फिर हमें चेकर को क्या करना है, इंप्रेस भी तो करना है यार, ऐसे छोड़ देना कि इंप्रेस करना है, इंप्रेस करना है यार। तो मैं नीचे में लिख दूंगा नोट बना के, कंक्लूजन लिखूंगा, सिंस बॉडी स्टार्ट मूविंग सो limiting angle of friction will become equal to the angle of repose, या angle of repose is becomes equal to the limiting angle of friction। क्या आगे बात समझ में आपको क्लियर है सबको, ऑनलाइन वाले दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है जी। क्लियर है जी। चलो गुड, ओके। सो पहले हम एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करते हैं। अच्छा एगो बात और जानते हो दोस्त, एगो बात और अच्छा सा बात बताता हूं, चलो बात हो रहा है दूर तक जाएंगे। मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, अरे बोलो बाबा, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। सर एक बात बताओ, एन की वैल्यू किसके बराबर है, ये बात सब दिमाग में बैठे, देखो तो इसके बगैर काम नहीं चले, नहीं जानते हो तो पूछो, मैं एक बात बोला ना, लिख लो, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो mg का दूगो कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो इधर देखो थीटा इसके साथ है ना, इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा क्योंकि सर कॉन्टैक्टिंग सर परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे n इक्वल टू mg cos थीटा। अब मेरे देशवासियों मैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू बोलूंगा, क्या हो रहा है तो क्या बोलोगे, म्यू, बोलो बोलो, mg cos, और एक बात और जानते हो दोस्त, एक बात जानते हो, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे कॉस थीटा क्या होगा, अरे जोर से बोलो, कॉस थीटा कम होगा। अच्छा जब कॉस थीटा कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अगर तुमने ये बात लिख दिया ना कंक्लूजन में, तो उसको तो बोलेगा यार इसका कॉपी नहीं चेक करना है, अब सब जगह नंबर बैठा दो। मैं आगे बताऊंगा, देखो जब आप मेंस राइटिंग में जाते हो ना, सबसे बड़ा फैक्टर होता है आप इसको इंप्रेस कैसे करो। शुरू का 4-5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखा ना, हम भी कॉपी चेक करते हैं दोस्त, अभी भी करते हैं, आप लोग का करते हैं, तो मेरे को परसेप्शन बन जाता है 4-5 क्वेश्चन के बाद, ओके दैट्स स्टूडेंट इज गुड और बैड। अगर मेरे को परसेप्शन बन गया कि नहीं अच्छा लिखा है वो 5 क्वेश्चन, तो फिर मैं आगे, अगर आपने उतना अच्छा ना भी लिखा होगा, ऑलरेडी मैंने एज्यूम किया कि आप क्या किए हो, अच्छा लिखो और आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। और ये आपने कॉलेज में फील किया होगा कभी कभी कि आपका शुरू का 5-6 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हो तो आपको नंबर अच्छा आ जाता होगा, क्योंकि उसका परसेप्शन बन जाता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, अरे यार शुरू का 5 क्वेश्चन तो ठीक नहीं था, लेकिन बाद में मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन नंबर नहीं आया। मतलब ये होता है, जनरली नहीं होता, बट इन यूजुअली मैं देखा हूं बहुत बार, हम भी जब चेक करते हैं तो आ जाता है अच्छा ये बच्चा अच्छा लिखा है, तो एक परसेप्शन बन जाता है, नहीं गुड दैट्स गुड। तो जैसे आप ये यहां पे बोलोगे एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि एच एंगल इज इंक्रीजेज, एच एंगल इंक्रीजेज, cos थीटा डिक्रीजेज, cos थीटा डिक्रीजेज, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेज, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज, समझ रहे हो बात, मतलब फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज। दैट मींस जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, आप समझो ना दोस्त, यहीं पे अभी फ्रिक्शन तो वही है ना, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक इतना कम हो जाएगा अभी बॉडी क्या होने लगा, मूव करने लगा। आगे समझ में बात,
समझ गए ना, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा, थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम होता है, कॉस थीटा कम होने से नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम होने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होने से कम ऑफ फोर्स पे बॉडी क्या होने लगेगा। अरे बात समझ में आया क्या, कम ऑफ फोर्स पे बॉडी मूव करने लगेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो पहले हम एंगल ऑफ रिपोर्स को डिफाइन करते हैं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। लिखो तो, एंगल ऑफ रिपोर्स साथ में लिखते रहो। एंगल ऑफ रिपोर्स, it is that angle of inclination, it is that angle of inclination with horizontal, हालांकि होता ही है, at which body is just about to move, without any external forces, without any external force। ठीक है ना, कोई भी बाहर का फोर्स लगाते हुए, एक बात। दूसरा यहां पर लिखोगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ऑलवेज इक्वल टू लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मूव कर रहा है। ओके, लिमिटिंग एंगल ऑफ क्या, फ्रिक्शन। चूहा देखो यार, कितना बड़ा चूहा है, टट टट, ये तो काट देगा यार, वाइड वाइड काट वाट देगा वो। चलो फटाफट करो इसे। क्या, डन। देखो दोस्त, एगो बात जानते हो, एगो बात और मैं आपको बताता हूं। चलो यहां तक, यहां पहले लिख लिया, नहीं तुम लोग गुस्सा आ जाओगे, अरे सर लिखने का टाइम नहीं दिया। फटाफट बताओ, लिख लिया तो यस बोलो, क्या लिख लिया आप सबने? लिख लिया, चलो गुड, ऐसे रिस्पॉन्स दिया करो। चलो ये लो डायग्राम वाला स्लाइड, मेरा दोस्त बोल रहा है, तो ये रहा डायग्राम वाला स्लाइड। चलो डायग्राम स्लाइड भी कर लो, फिर मैं एगो और बात बताता हूं। फटाफट डायग्राम वाला क्लियर करो। एगो और बात बताऊंगा इसमें। अब हम इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और क्वेश्चन राइटिंग की कैसे लिखना है इसको अपने लोग को स्टार्ट करना है। नाउ आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन, फटाफट इसे करो दोस्त। और सुनो, जब मैं आपको बोलूंगा डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, तो आप ये डायग्राम बनाना, ये नहीं कि बस लिख के आगे, डिपेंड करेगा, है ना। 2 नंबर भी मैं बोलूं ना, इंप्रेस करने के लिए डायग्राम डाल देना। अब ये नहीं कि 2 नंबर का नंबर डालता हूं, डाल देना डायग्राम, तभी तो समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए ये चीज हम इसको दे सकते हैं, ये देख के बता देगा हमारा कहानी। चलो यहां तक डन, डन, बता दो दोस्त, डन, क्लियर। चलो डन, सर ओके यहाँ फाइन। एफ जो बड़ा एफ है जो बॉडी पैक कर रहा है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। हाँ दोस्त, ये एम जी साइन थीटा के, ये जो बड़ा एफ है ना, एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा ये अप्लाइड फोर्स जो कि एक्सटर्नल मतलब इंटरनल है, सेल्फ वेट के कारण ये है, और ये स्मॉल फोर्स आपका कैपिटल एफ जो है फ्रिक्शन का है। क्लियर है बात? ठीक है। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
हम्म। चलो दोस्त, यहां तक बात क्लियर हो गया। आपको ये समझ लिखना पड़ेगा तो लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर पूछ दिया कि जैसे जैसे हमारे पास थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा एन घटेगा। अच्छा हाँ, कभी कभी इंक्लाइन प्लेन देखो, वैसे फ्रिक्शन फोर्स दिए को चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पे दोस्त? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस बार नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे कर रहा है ना एंगल। तो अगर कभी ऐसा आ जाए, सुनो बात, आ जाए मतलब अच्छा से लिखना। अब बोलना कि सर जनरली जनरली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन और इस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अदर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब मैं इंक्लाइन कर देता हूं ना सर, जब चीजें क्या हो जाता है इंक्लाइन, तो कहीं ना कहीं एन ही खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या मैं नहीं बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स भी इस एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना? तो आप बोलेंगे सर देखो जनरली क्या होता है, जब प्लेन सरफेस है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू और एन पे डिपेंड कर रहा है सर। लेकिन हमको ये भी पता है सर नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कि अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा सर, जो सीधा था टेढ़ा कर दूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू खुद ही चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि थीटा चेंज हो गया। इसीलिए सर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, बशर्ते हम इंक्लाइन की बात करूं, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अब आप खुद ही सोचो ना दोस्त, इसको मैं अगर दोस्त मेरे प्यारे देशवासियों, इसको मैं गिरा दूं, थीटा 0 कर दूं, ध्यान से समझो, ऐसे मैं गिरा दूं, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, वो गिर गया लो। अगर ये गिर जाएगा तो आपको नहीं लगता ये पूरा सीधा हो जाएगा? और थीटा इक्वल टू 0 तो एम जी कॉस थीटा 0, एम जी सॉरी थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 1, तो पूरा एम जी के बराबर हो जाएगा। और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा, थीटा 0 तो साइन थीटा 0, तो ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। समझ रहे ना? तो ऐसे गिरो, है ना? और अगर ऊपर उठाओ, बता देंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है दोस्त? यहां तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, देखते हैं यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है और कैसे हमको सॉल्व करना। पहले मैं आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे हम आपके एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूं। अब मुझे टाइम तो मुझे लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा इनसे, फिर मैं करता हूं। 2 मिनट रुक जाओ दोस्त। सर एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन एन, एम जी साइन 0, कुछ पूछ रहे हैं आप क्या दोस्त? एक मिनट में तो लैपटॉप कनेक्ट कर लूं। सर एम जी साइन थीटा तो बड़ा होगा ना एक्स से। आया यहाँ पे तो व्हाट्सएप पे आ गया। दोस्त आज हम ये सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये कब क्या हो गया, ये क्यों नहीं हट रहा है? ठीक है ना, मैं आपको पहले दिखा दूं ये क्या है भाई। देखो ये सारा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दोस्त, बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए। ये क्वेश्चन है जो मैं करूंगा, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और इसके बाद जो कुछ टफेस्ट लेवल है जो हम मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा है आपके एग्जाम में, क्योंकि एचपीएससी अच्छा लेवल में देखो सेट कर रहा है ना? थोड़ा सी इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मैं इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन पर अपने लोग चलेंगे, लेकिन पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो कौन सा क्वेश्चन से अभी मैं स्टार्ट, ये सारा क्वेश्चन है जो आज अपने को डिस्कस करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू राइट इन द मेंस, और आप शुरू से हम बता ही रहे हैं दोस्त। तो सारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कल दिक्कत हुआ था तो आज तो कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए सारा। चलो कौन सा क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे? चलो बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास, बट आसान से स्टार्ट करते हैं कहानी। मैंने सिक्वेंसली क्वेश्चन अरेंज नहीं किया था, दिक्कत ये है। ये क्वेश्चन, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा तो 8 से 10 नंबर में आएगा और मैं बताऊंगा, मुझे पास टाइम है ना यार,
1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा ठीक है। मैं बताऊंगा हाउ टू प्रूव दैट लाइक दैट, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखेगा, तो मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ करना है, अब प्रूफ में लिखना कैसे है। तो ये सारा था हमारे पास। मैं देखता हूँ एक आसान क्वेश्चन कौन सा था इसमें पहले स्टार्ट करने के लिए, फिर तो करना सारा है अपने को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्त। सुरेंद्र, किसको मैंने भेजा था? मेरे देशवासियों, बे क्या बेवकूफी है यार, मोबाइलो हैंग करने लगा। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, इसका तो सब बता ही दोगे, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। ऑलवेज क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके सब बताओ दोस्त। ग्रेटर देन डायनेमिक। सब हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, सबने बता दिया, सबने, सबको करना है कमेंट, ऐसे थोड़ी ना कि आपको दोस्त दिक्कत है, मजा लगेगा ना यार, ग्रेटर देन। चेक करते रहो। ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। आप अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के बारे में बता दो क्या हो सकता है आंसर। डब्ल्यू प्लेस इंक्लाइन द एंगल, इसके इसके बारे में क्या बताओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछी इसका आंसर क्या क्या बताओगे इसका? और ये पीडीएफ मिल जाएगा सबको, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू, व्हाट इज कॉल्ड दिस एंगल? W sin थीटा तो एंगल ऑफ, है ना, इसको आप क्या बोलोगे? आपको अगर बोलेगा डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, आप ये यूज करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आएगा ये, आज मैं क्वेश्चन भी दूंगा, और अगर आज आपने नहीं भेजा आंसर तो मैं कल से अब आंसर साथ में कराऊंगा, आप लोग जानो अगर नहीं कर रहे हो तो। चलो गुड, ये क्वेश्चन भी आपने सही किया। हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन पाने से पहले मैं चाहता हूं एक दूसरा क्वेश्चन करो, फिर मैं आता हूं उस पर। करना तो सब है भाई, चाहे आगे करे पीछे करे। चलो इसके बारे में फटाफट बताओ, गिव द आंसर ऑफ दैट वन, गिव द आंसर। अरे सॉल्व करो दोस्त, आप लोग भी सॉल्व करो, इफ नीडेड यू कैन यूज द कैलकुलेटर। आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 250 न्यूटन। हो गया, आंसर आ गया, आ गया, गुड। क्या है आंसर दोस्त? आंसर आप लोग आ गया 250, 250। हाँ ये क्वेश्चन सबसे आसान था। अभी मैं ऐसे हैं बोला हूं कि हमेशा स्टार्ट जीरो से करना है और अपने लोग को टॉप तक पहुंचना है। क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ मास 100 kg ऑन अ रफ horizontal floor having coefficient of friction 0.25, 0.25, find then the minimum force required move the block। तो क्या करेंगे? F इक्वल टू म्यू इंटू, अच्छा अब ऐसे लिखोगे, लिखोगे कैसे आंसर राइटिंग में? पहले आप गिवन डाटा तरीका सीखो, मैं भी भूल जाता हूं, मैं अपना ऐसे नहीं, हमेशा मैं एक बता, किसी बार मैं सिखाऊंगा कैसे लिखना है आंसर राइटिंग। सबसे पहले आप लिखेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा, सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा दोस्त, मैं आपको बताता हूं। गिवन डाटा, जो भी डाटा है आप सारा चीज लिखेंगे, ठीक है। गिवन डाटा लिख देंगे जो जो है ना। आप लिखिएगा सिंस मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, यहां लिखिएगा सिंस इन द क्वेश्चन, सिंस इन द क्वेश्चन, since in the question it is asked to calculate the minimum force and it is given by F equal to mu into, और यहां पे आपको ये डिफाइन करना होगा कि म्यू क्या है, ये छोड़ नहीं दोगे, ये आपको डिफाइन करना है। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर आपने ऊपर में लिख दिया म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज डिफाइन करोगे। एन का वैल्यू आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दोगे, इधर जो है वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? 100 गुने 10 mg। बाबू क्या है? वेट इक्वल टू mg ना, पूरा लिखोगे mg, है ना, तो mg वैल्यू पुट करोगे, और इधर से क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, आप लिख देना नॉर्मल रिएक्शन, मजा आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। एग्जामिनर को पढ़ के मजा आ जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, आगे कॉपी नहीं चेक करेगा आपका, बोलेगा ओ अब क्या ही चेक करे, बच्चे का सिलेक्शन कराना है। अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दोस्त, जो भी है म्यू कितना था 0.25 इंटू एन, एन की वैल्यू कितना आ गया 1250।
क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे दोस्त, क्वेश्चन यही है हमारा, क्वेश्चन यही है, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन में छोटा सा काम करता हूं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द सेम क्वेश्चन, द मिनिमम फोर्स की जगह मैं लिखाता हूं, यहां पे क्वेश्चन में मैं आपको यही क्वेश्चन यही है, आपने देख लिया है ना, सब कुछ है, सेम डाटा है, मैं डाटा बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स, अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 100 न्यूटन, कितना अप्लाई कर रहा हूं 100 न्यूटन। नाउ कैलकुलेट लिमिटिंग, नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, फटाफट कैलकुलेट करो, सबके सब कैलकुलेट करो। नाउ कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। सेम चीज है दोस्त, ये बॉडी 100 न्यूटन का है, यहां पे जो म्यू था ये 0.25 है, ऑल डाटा इज सेम एज प्रीवियस, कितना आंसर आ जाएगा सब बताओ दोस्तों इसका आंसर फटाफट, इतना टाइम 25 कितना आया ऑनलाइन वालों दोस्त, 25 सब बताओ, किसी का 250, किसी का 25, अरे यार सब बताओ, क्या मैं मतलब नहीं करना चाहते हो क्या, फिर मैं कर दूं, फिर मैं दिया ही क्यों, सब बताओ, आप लोग बताओ दोस्त, 25 आप लोग, व्हाट अबाउट ऑनलाइन वालों, 25 250, 25, 100 25 25, हाँ, ऐसे नहीं, कमेंट करो दोस्त, मुझे कमेंट सुनाई दिखाई दे रहा है, आप लोग बोलते हो, कमेंट करो ना, ऑनलाइन में किसी का आंसर सही तो आ जाए। रोहन, क्लियर है बात? परवेश, दोस्त, मेजोरिटी ऑनलाइन वाले गलत आंसर दे रहे हो बाबा, मेजोरिटी गलत आंसर दे रहे हो, हमारा ऑफलाइन का बच्चा बिल्कुल सही बताया है, बट द स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन में गलत बता रहे हो। बात, एक बात बताओ, अभी तुम जो बता रहे हो, कोई बच्चा मुझे बता रहा है कि सर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू एन, और ये हमारे पास 250.25 इंटू 1000 दे रहा है, अरे बाबा ये तो मैक्सिमम वैल्यू था ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू था, ये तो तब ना होता जब मैं यहां फोर्स लगाता, मैं फोर्स तो 100 ही लगा रहा हूं ना, तो इधर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा सीधा, कौन 25 बता रहा है, कोई 250, पता नहीं क्या क्या अप्लाइड, क्योंकि बॉडी अभी मूव करने वाला नहीं है, मैं समझा रहा था 100 पे मूव करेगा बॉडी, बताओ करेगा, नहीं करेगा, तो वही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता मान लो 2 नंबर में, तो आप क्या लिखते, आप गिवन डाटा लिखते, आप लिखते सर द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 250 and you know this is the maximum value of friction that they can attain the in that case, since applied force is 100 newton which is less than that of the limiting friction, so the friction developed will be 100 newton, और इसको आप हाईलाइटेड कर देते, आंसर आपका आ जाता। दोस्त फिर से मैं बता रहा हूं, इतना मैं क्यों चिल्ला रहा था, ये लिमिटिंग है, मैक्सिमम वैल्यू है मेरे दोस्त, यहां पे हमने 100 ही लगाया तो ये 250 कैसे हो जाएगा, फिर तो बॉडी उधर मूव करने लगेगा, अगर ऐसा हुआ इधर 100 इधर 250 तो बॉडी इधर मूव करने लग जाएगा, सर आप खेल ही बिगड़ जाएगा दोस्त। ऑनलाइन वालों दोस्त क्लियर है बात? क्लियर है बताओ ऑनलाइन वालों दोस्त, क्लियर है बात, हो गई ना क्लियर? तो आप यहां पे चूंकि अप्लाइड फोर्स लेस देन दैट है, तो आंसर आपका 100 ही होगा। चलो गुड है ना, ये लिमिटिंग है, ये मैक्सिमम वैल्यू है दोस्त, ये मैक्सिमम है, एक्चुअली में इससे कम ही होगा, ठीक है। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको किस पे ले चलूं, दैट इज इस क्वेश्चन पे जाते हैं। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा, आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम लग रहा है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, चलो फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई दैट क्वेश्चन। A block weight of 981 न्यूटन is resting on a horizontal surface। अच्छा एक चीज और सुनो दोस्त, मैं वो बात बताता हूँ, रुक जाओ, एगो बात देखो, जब कभी भी आप क्वेश्चन देखते हो है ना, तो अब आप मेंटलिटी चेंज करो। बच्चे क्या होता है ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से डर जाता है, ऐसा होता है अनुराग, गौरव, जो भी है, होता है, जनरली होता है, ये आप अपने आप में बदलो। आप पढ़े हैं, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, मैं इसी चीज को यूज करके सॉल्व करूंगा, तो आपका जो मेंटलिटी होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने डायग्राम देख के
क्वेश्चन देख के अगर आप डर गए तो ऑलरेडी आपका दिमाग बोलेगा कि यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो अभी आप स्टार्टिंग फेज में अपने आप को इंप्रूव करो। ये अगर आपके दिमाग में कभी आता हो क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई फिगर देख के, जो जितना फिगर रहता है एक्चुअली उतना आसान रहता है। तो आप पढ़े हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं और भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल दिमाग सटाओ। जब कभी भी क्वेश्चन आए, पहला एटीट्यूड क्या होना चाहिए बताइए दोस्त? हम कर लेंगे। ये हमारे दिमाग में एटीट्यूड बनना चाहिए कि यस आई कैन, हमसे होगा सॉल्व। फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ये नहीं पहले सोच लिया अरे बाबा ये अपने से कहां होगा, हम तो कमजोर विद्यार्थी है। तो ऐसा वाला मेंटलिटी नहीं रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्वेश्चन पे अटैक करो। चलो नाउ स्टार्ट। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट ऑफ टाइम। पहला है अटेम्प्ट करो, देन आई विल सी दैट। Your time started now. You have फटाफट just think of and give the answer. हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसी के साथ में रहेगा ना, उसी के साथ कर दीजिए। हाँ हाँ, फ्रंट में डाल के दे दीजिए। क्या मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। वन अच्छा, परेशान हो गए थे पढ़ने का। चलो दोस्त, क्या है आंसर? क्या है आंसर बताओ? आया आप लोग का? आया कितना आया? 6 पॉइंट। आप लोग का ऑनलाइन वालों दोस्त कितना आंसर आया? 481। और का बताइए ऑनलाइन वाले दोस्त, आप लोग और बताइए। मेरे पास आंसर 481, 481, 480, 96। ओके ओके, 481। लेट मी चेक फर्स्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना है? 481। मैं आंसर चेक पहले बता दूं फिर आपको बताऊं। 481 इज द राइट आंसर। मतलब आप सब मैंने सही किया, मेजोरिटी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। दैट्स अ गुड थिंग, है ना, पॉजिटिव। अब आप सोचना है, चलो उस बच्चों के लिए जिससे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपको सीखने में आया है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम फिर से हम करते हैं दोस्त। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं क्या? चलो मैं मिनिमाइज कर देता हूं हल्का सा। दिख रहा है ना? बोल रहा है
क्या बोल रहा है, ए ब्लैक वेटिंग 981 न्यूटन रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे, अब मैं आपके पहले गिवन डाटा क्या बोलेंगे, वेट कितना दे रखा है बॉडी का, बोलिए 980, अरे दिख रहा है ऑनलाइन में, ये खराब दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है, हाँ चल रहेगा चलेगा, 981, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना दे रखा है, आप लिखेंगे, आप म्यू के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है तो छोड़ो। ए वर्टिकल केबल अटैच्ड टू अ ब्लॉक प्रोवाइड पार्टिकुलर सपोर्ट एज शोन, एक वर्टिकल केबल है ना, जो इसके साथ सपोर्ट करके रखा हुआ है। ए मैन कैन पुल अ हॉरिजॉन्टल फोर्स विथ 100 न्यूटन, एक आदमी है इसको कितना न्यूटन से खींच सकता है, तो आप लिखेंगे सर अप्लाइड फोर्स जो है कितना है, ये 100 न्यूटन है। और व्हाट विल बी द टेंशन इन द केबल, हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें टेंशन फाइंड करना है, व्हाट विल बी टेंशन इन द केबल, व्हाट विल टेंशन इन द केबल इफ द मैन जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक टू द राइट, मतलब 100 न्यूटन पे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू क्या है, मूव कंडीशन है। अभी समझो, सपोज करो दोस्त, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने एक इवेंट डाटा लिखा, मान लो अगर ये टेंशन नहीं होता, सपोज करो, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता बोलो, म्यू इंटू एन, नहीं होता क्या, होता ना, इतना तो होता ही मूव करने के लिए, तो म्यू का वैल्यू कितना है बताओ, 0.2, और एन का वैल्यू कितना है, सॉल्व करके कितना आ रहा है दोस्त, आधा 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आप सॉल्व करोगे ये आएगा 196.2 न्यूटन। मतलब सर अगर मैं इससे कम फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया 100 न्यूटन पर मूव कर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एन की वैल्यू क्या है, कुछ अलग है, तभी तो म्यू तो ठीक है, एन का वैल्यू अलग है, इसीलिए ये अगर नहीं होता तो हमको, अगर यहां पर कोई केबल सपोर्ट नहीं होता तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ता, 196.2 आपको फोर्स लगाना पड़ता। अब आप बोलेंगे कि सुनो, अब आप यहां पे ये किए, इसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन दैट फोर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप समझो बात, यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग से बनाएंगे, मैं इसी में बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना दूं अलग से, क्या बाबा, देखो ऊपर टेंशन, नीचे क्या होगा बताओ बाबू, mg, ऊपर फिर क्या होगा बताओ, एक और क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा देशवासियों, बोलोगे सर बड़ा खिचड़ी पक गया इसमें सर, एक बड़ा बढ़िया वाला बना दो सर, चलो हम पैसा दिए हैं सर, फ्री में थोड़ी ना है, तो बढ़िया वाला फोटो बनाओ सर, बढ़िया वाला फोटो बनाओ, ये लो, ऊपर क्या टेंशन, नीचे क्या mg जो आपको 981 दे रखा है, अरे ये क्या हो गया, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी की तरह हो गया था, 981 न्यूटन दे दिया, और ऊपर यहां पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे क्या लगेगा, अरे जोर से बोलो, कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, अब थोड़ा बैलेंस करो, T प्लस एन इक्वल टू कितना है मेरे देशवासियों, mg होगा, ऊपर कितना लग रहा है, T प्लस एन इक्वल टू क्या, mg, यही ना, तो आप बोलोगे सर mg हमें क्वेश्चन पता है 981, तो यहां से अगर मैं पूछूंगा कि मेरे दोस्त, ठीक है ना, यहां से मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे T प्लस एन इज इक्वल टू 981 न्यूटन, ये क्यों इतना फोन करेगा जब नहीं उठाएंगे तो, 981 न्यूटन हो गया। अब आप बोलेंगे सर एगो बात बताइए, इस क्वेश्चन में ना हमसे पूछा जा रहा है टेंशन, हमसे क्या पूछा जा रहा है, टेंशन, अगर किसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मैं भी आगे ये भी सिखाऊंगा कैसे सोचना भी ऐसा है कि अगर किसी तरीका से अपने पास एन की वैल्यू आ जाए तो टेंशन हम आराम से निकाल लेंगे। अब एन की वैल्यू कैसे आएगा, आप बोलोगे सर यहां पे 100 न्यूटन है, जस्ट अबाउट टू मूव है, इसका मतलब पीछे में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा होगा, अरे जोर से बोलो 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हमको पता है सर म्यू इंटू एन होता है सर, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 100 हो जाएगा सर, म्यू हमें क्वेश्चन में पता है सर, क्या मेरे को यहां से एन नहीं निकल जाएगा सर, कितना आया यहां से एन सॉल्व करो, कितना 500 पक्का, यहां से एन हमारे पास 500 आ गया मेरे देशवासियों, जब हमारे पास यहां से एन आ गया तो क्या मैं टी नहीं निकाल सकता, क्या मैं यहां से t प्लस एन इज इक्वल टू 981, तो क्या यहां से मैं एन टी नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल लेंगे तो आप मिरर के पास जाएंगे और रोते हुए भगवान से बोलेंगे कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, दुनिया में बहुत सारा लोग हैं,
आगे समझ में सबको? ऐसे अब लिखने का तरीका भी यही रहेगा दोस्त, ठीक है? आप ऐसे ही करेंगे। सुनिए, अगर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि कैसे भी लिख दो। पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। आप ये सोचो हो ना, ये एग्जामिनर को बताओ कि हम ये सोचे हैं, लिखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी गिवन बाय म्यू इनटू एन, पुट करोगे 196, फिर आप लिखोगे सिंस द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इज 196 बट इट इज मूविंग जस्ट एट 100 Newton. So obviously friction force will be equal to what? 100 Newton। और ये क्वेश्चन भी बोल रहा है कि जस्ट अबाउट टू मूव। अब आप यहां से ये डायग्राम फिर से बनाएंगे और आप यहां लिखेंगे एफबीडी। क्या करेंगे? ये क्या है इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। फिर आप ये करेंगे टी प्लस एन इक्वल टू एम जी। यहां से आप मतलब निकाल देंगे टी, और ऊपर में आप यहां से फिर आप यहीं पे नीचे में लिख लेंगे सिंस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां से हम एन निकाल लेंगे और फिर हम यहां से टी निकाल लेंगे और ये हम कर देंगे। तो हम यहां से बोलेंगे, यहां पे अगर आप ऐसा सुनो, एक चीज और बताता हूं, आपने ये 481 आ गया, क्या आ गया? 481 न्यूटन आ गया, है ना? तो आप अगर अपना स्मार्टनेस दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? हम स्मार्ट हैं भाई, हम दिखाएंगे, हम स्मार्ट हैं तो दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? तो यहां पर हम वो कंक्लूजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बोलो? हाँ, जरूरी है वही स्मार्टनेस दिखो, जहां जरूरी नहीं है वहां, यहां पे आपको लग रहा है तो आप यहां पे को कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। ये सब दोस्त मैं आपको सब बताऊंगा आगे धीरे धीरे, लेकिन अब एक के बार सारा चीज सिखा दूंगा तो भूल जाओगे ना। आप लिख सकते हो कि सर इन दैट केस द लोड which is equal to the 5 Newton, that means 50 kg is supported by what? ये by default है, बट एक बार आप लिख दोगे it will be better। आप बोलोगे सर that load 500 Newton is supported by the cable। केबल ने इस 500 न्यूटन को, मतलब 500 न्यूटन मतलब how many kg? 50 kg। 500 न्यूटन मतलब mg मतलब m into g equal to 500 means 50 kg। so लिख दोगे 50 kg is lifted by equal to 50 kg is equal to lifted by that केबल। ये थोड़ा ज्यादा आंसर इंप्रेसिव हो जाएगा, इसको जरा उठा लिया गया है, तभी तो टेंशन है ना, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है, ये पूरी तरीका से कांटेक्ट में नहीं होगा। हल्का उठाना मतलब थोड़ा सा केबल जो पूरा नॉर्मल रिएक्शन इसको कम कर दे रहा है, नहीं तो पूरा आ जाता तो थोड़ा केबल ऊपर उठा के रखा हुआ है। तो इस तरह से अभी आगे भी क्वेश्चन में देखते हैं क्या और भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए था, ये क्वेश्चन कर लिया सबने। आगे ऊपर कोई और क्वेश्चन था क्या हमारा बचा हुआ? चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। आज मैं पढ़ाऊंगा दोस्त जब तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन 7:30 से सर का क्लास है, कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा। चलो इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे? ब्रेन यूज करो, चलो इसको करो फटाफट, इस क्वेश्चन को करो दोस्त। करो करो, कर लिया? करो फिर। कहां पे? अप्लाइड टू हैवियर अप्लाइड टू, अब हमारे दोस्त कैसे टाइप करें? हैवियर मतलब भारी, हैवियर देख रहे हैं ना, ये हैवियर है। हैवियर सबने किया? कर रहे हो? फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और क्वेश्चन चाहता हूं, करो ये करो तो जरा सा, इस पे मैं आता हूं उसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया था। अच्छा ये क्वेश्चन करो, टाइप भी किया है कि नहीं किया यार? बॉक्स ऑफ 1000 न्यूटन है ये, इसको करो। 100 नहीं है, 1000 न्यूटन है, जरा इसको करो चलो।
इसको करो पहले, फिर मैं उस पर आता हूं। इसको करो, आता हूं मैं। इसको करो जरा, करो करो, कर पाओगे कि नहीं? आ गया? कितना आया दोस्त आंसर? फटाफट बताओ कितना आंसर आया। हैंड, ओके, सबका आंसर बताओ। सब सब बताओगे दोस्त? प्रिया, पंकज, रोहन, राहुल, लॉट ऑफ स्टूडेंट आर देयर, जूम यूजर। सबका नाम देखो, बहुत सारा, 60-70 का नाम कैसे लूंगा? दीपक, दिनेश, गगन, गौरव, गुनीश, हरपाल, एचपी, आईपैड, ईशान, कमल, कपिल, लोकेश। सब बताओ दोस्त, चलो फटाफट सब बताओ ना, टाइम ज्यादा ले रहे हो लेकिन। 100 आ रहा है? सबका आ रहा है 100? आप लोग बताओ, 100 आ गया सबका? हम्म, हाँ तो सब बताओगे, है ना? ये दो ऐसा मैं एक तरीका बता रहा हूं, अब इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि इतना हो भी सकता है पूछ रहे 2 नंबर में, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, हाउ टू डू। ठीक है ना? ठीक है, सबने 100 आ गया ना सबका? सही है गोस्त, सही है। आपको ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो आपने सही। ये क्वेश्चन करो, आता हूं उस पर। ये क्वेश्चन जो कर दिया, ये क्वेश्चन जो कर दिया, मतलब यू आर गुड स्टूडेंट, और आप सब अच्छे स्टूडेंट हो। चलो चलो, इसको करो फटाफट, इसको करो फटाफट, करो दोस्त। नाउ सॉल्व दैट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मैं कर दूंगा, जिससे नहीं हुआ डोंट वरी। A body of weight 50 Newton is kept on a plane inclined at angle 30 degree to the horizontal. It is in limiting equilibrium. The coefficient of friction is equal to. फटाफट बताओ दोस्त, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। कर रहे हो? ओके फाइन दीपक, आई थिंक यू आर राइट दीपक। व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोग कर रहे हो? बताओ क्या बोल रहा है? इफ हाँ हाँ, 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3। देखो इधर, सही है। ये है हमारे पास, ये है आपके पास बॉडी कितना केजी का है? 50 केजी का, 50 न्यूटन है, नोट केजी। ओके, हाँ कैप, तो इधर हो जाएगा 50, 30 डिग्री, ये 30, ये 90, ये, और आप ये भी जानते हैं। तो आप अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो, एक इधर और एक इधर, इधर हो जाएगा 50, ये एंगल 30 हो जाएगा, है ना? ये 90, ये 60, ये 30 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 50 cos 30 इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन भी है ना? ठीक है ना? इधर नॉर्मल रिएक्शन है। इधर क्या हो जाएगा? 50 sin 30। इधर क्या हो जाएगा बताओ? 50 sin। ये बॉडी जो नीचे आएगा किसके कारण से आएगा? तो बोल रहा है देखो, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। मतलब आप बोलोगे सर यहां पे जो क्वेश्चन है लिमिटिंग है ना, मतलब जस्ट मूव करने के कंडीशन में है, तो आप क्या बोलोगे? 50 sin 30 इज इक्वल टू व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पे कितना है? 50 cos 30। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50 sin 30 इज इक्वल टू म्यू और 50 cos 30।
सब 50 से 50 गया, इधर आ जाएगा म्यू इक्वल टू 1030, और 1030 जो होता है 1/√3 होता है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 1/√3 होता है, ये हो जाए 0.577 गगन। 1/√3 का वैल्यू कितना है देख लेना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे गिवन डाटा, पहले गिवन डाटा लिखेंगे सारा क्या सा है ना। वेट आपको दे रखा है 500 न्यूटन, 50 न्यूटन। इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है 30 डिग्री, है ना। सिंस यहां पे ये लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे सिंस बॉडी इज इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यहां पे लिखोगे सिंस बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सो, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड, यहां पे अप्लाइड का mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा यहां पे दिखाओगे भी, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगेगा ना, तो यहां पे आप फ्रिक्शन फोर्स दिखा दोगे और आपका ये काम आ जाएगा। आगे समझ में? ऐसे करोगे, फिर लास्ट में आप आंसर लिख दोगे 1/√3, बस इसको थोड़ा घेर देना 1/√3 को, जहां पर आंसर हो जाए। म्यू इज कोफिशिएंट, यहां पे लिखना म्यू क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप दिमाग में जो चल रहा है लिखो, आप ये मत सोचो कि मान लेगा, हमें लिखना है। हम जो भी सोच रहे हैं हमें क्या करना है, वो आपके पेपर पे आना चाहिए। अच्छा मैंने ये इसलिए लगाया, आप दिमाग में लगाया ना, जैसे कुछ भी कि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बराबर था, तो ये बात आप लिखोगे। समझ में आ रही बात? कहीं पे हाईलाइटर यूज करना होगा तो इसको मैं करूंगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। या दैट इज अ गुड क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, 1 मिनट, चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या बोल रहा है? ए बॉडी ऑफ मास m 10, अभी कितना देर होगा? A body of mass 10 kg initially stationary at 45 inclined plane as shown in the figure. The coefficient of dynamic friction between the body and the plane is 0.5. अच्छा डायनेमिक दे रखा है, मतलब रुका हुआ है कि मूव कर रहा है बाबू। Dynamic friction between the body and the plane is 0.5. The body slide down plane and attain a velocity of 20 meter per second. The distance traveled body along the plane is, और ये कुछ आपके पास ऑप्शन है। दोस्त इस क्वेश्चन पाने से पहले मैं एक दो बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, समझ लो बात। और ये क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, और हो सकता है मैकेनिक्स में मैं भी पढ़ाऊं आपको, मोशन में। आप समझ रहे हैं? एक बात समझते हैं, v इक्वल टू क्या होता है बोलो, u प्लस, याद है, at। s इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसको नहीं होता याद कर लो। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम, s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलो। s हमारा s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक t तो समझ में आ गया। अब v जो है फाइनल वेलोसिटी, यहां पे मैं लिख दूं तो v जो है कैसा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। u जो है कैसा है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं ये डाटा, इनिशियल वेलोसिटी है। s क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और क्या बच गया, t क्या है, कितना टाइम लगा, है ना। जैसे मान लो किसी कोई गाड़ी है आपके पास, अपने गाड़ी को 0 से स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, तो u क्या हो जाएगा 0 इनिशियल। अब एक्सीलरेट कर रहे हो ना, तो a मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है। मैं सब समझाऊंगा आगे चल के मोशन में। अभी इस क्वेश्चन में चूंकि मुझे कराना था इस टाइप का क्वेश्चन फ्रिक्शन के साथ, इसीलिए मैं ले लिया, अदरवाइज में क्वेश्चन वहां भी कर सकते थे, बट अभी मैं कर लेता हूं। ए है एक्सीलरेशन, आप नहीं बोलते हो
गाड़ी एक्सिलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो, गाड़ी एक्सिलरेट कर रहा है। मैं थोड़ा आपको ना आसान करता हूँ, एक्सिलेशन क्या होता है सुनो। एक्सिलेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मेरे देशवासियों, इसको मैं क्या लिख सकता, 5 मीटर बट्टा सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। अरे नहीं है क्या, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। अगर मान लो कोई चीज 0 से स्टार्ट हो रहा था तो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा 5, 2 सेकेंड के बाद 5 + 5 10, पर सेकेंड में 5 बढ़ रहा है, 5 मीटर सेकेंड पर सेकेंड बढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रही बात, तो 3 सेकेंड के बाद 15, 4, समझ रहे हैं ना बात। तो ये इससे आपने बोलते गाड़ी का एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार 1 सेकेंड में 10, तो अगला सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10, 20, अगला सेकेंड 30, अगला सेकेंड, ये होता मतलब, समझ रहे हैं बात। तो ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ था। किसी ने आंसर किया क्या, मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 96 ये सब आ रहा है, ठीक है। मैं लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास m, मैं ये हटा दूं क्या, अच्छा मैं कहीं और मैं स्लाइड ले लेता हूं। ये है आपके पास गिवन डाटा, लिख लिया आपने, ये सब लिखना है आपको एग्जाम में सब। A body of mass 10 kg initially stationary at 45 in can plane as shown in the figure, ये कितना पे है 45 पे है, इनिशियली क्या है दोस्त 45 पे है और शुरू में रुका हुआ 10 kg है ना, 10 kg है, ओके। फिगर द कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन, तो डायनामिक फ्रिक्शन जो हमको क्वेश्चन में पता है कितना 0.5, ठीक है। The body slide down and the plane slide down the plane and attain a velocity of how much 20 मीटर पर सेकेंड ये आता है। और इसका वेलोसिटी जो है ना, ये मुझे बताओ आप लोग खुद, एक बात बताओ दोस्त, खुद बताओ, जब ये इस पे आएगा दोस्त वासियों, एक बात बताओ ना, जब ये आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना, जब ये नीचे आएगा आपको धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है दोस्त उसका वेलोसिटी। तब ये बोल रहा है क्वेश्चन में डाउन एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो बोलता है जब तक ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड को अटेन किया उस दौरान ये कितना डिस्प्लेसमेंट को क्या किया होगा, बोलो कवर किया होगा, यही पूछ रहा है ना आपसे। तो आप लोग ने किया कि नहीं किया बताओ। तो आप बोलोगे सर क्या मैं इस क्वेश्चन को असाइनमेंट दे दूं, एक काम करो, कितना क्वेश्चन बचा, ठीक है अभी सर का दूसरा क्लास है आपका, ठीक है ना, अभी सर का दूसरा क्लास है तो 10 मिनट लगेगा अरेंज करने में। तो ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन लेफ्ट बच गया, मैं कल सारा क्वेश्चन सॉल्व, चिंता मत करो, मैं कल सारा क्वेश्चन मैं करूंगा, आपसे हो या ना हो कोई बात नहीं, मैं सारा क्वेश्चन कल करूंगा। अभी आप ट्राई करना और मुझे आंसर भेजना, गलती फलती जो भी है मुझे भेजो, बाद में कि मैं कल सारा कर दूंगा, बिकॉज अब टाइम हमें इस चीज के अलाउ नहीं करेगा दोस्त। तो ये क्वेश्चन सब है आपके लिए, मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ लिखने वाला, 2 क्वेश्चन मैं लिखने वाला देता हूं। एक है पहला क्वेश्चन डिफाइन, ये आप मुझे भेजबे करोगे, डिफाइन लिमिटिंग लिमिटिंग एंगल, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, बट ये क्वेश्चन मैं आपको कितना 5 नंबर में दे देता हूं, चलो क्या सब लिखना है आप देखो कितना वर्ड में होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। और ठीक है, डिफाइन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये भी 2 नंबर में है। तो ये 3 क्वेश्चन और जो बच गया है उसको सॉल्व करेंगे तभी होगा रोहन,
जब सॉल्व करेंगे ना देन विल गेट द आंसर। ओके, क्लियर है बात? मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है ना? नाउ इफ एनीवन हैव एनी डाउट वी कैन आस्क, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। किसी के पास कोई डाउट है दोस्त? हाँ बताया हूं, आप ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहां देख लेना। आप भी लिख के लोगे, मैं आपका तो ऑफलाइन चेक करूंगा, आपको ऑनलाइन नहीं भेजना है, हम यहाँ चेक करेंगे ना। एनीवन हैव एनी डाउट माय डियर फ्रेंड्स? अदर देन दैट ऑल दैट क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बताओ फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। ओके, थैंक यू ऑल। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करते हो सर? नहीं जरूरी, इतना टाइम भी नहीं रहेगा दोस्त, बुक क्यों पढ़ना पड़ेगा जब इतना मेहनत कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है बुक पढ़ना। ठीक है सर। जरूरी नहीं, आपको लग रहा है जरूरी पड़ेगा, नहीं लग तो नहीं रहा। जरूरी नहीं है, टाइम क्यों खराब कीजिएगा दोस्त, जो रिक्वायरमेंट है हम कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके दोस्त, थैंक यू।